गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9 की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली बेटा अब ये खत्म होने वाला है, 2-4 फाइलम बचे हुए हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो अच्छी तरह से हम इस पूरे फाइलम को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा पिछली क्लासेस में हमने देखिए कई चीजें मैं एडवांस भी आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है बेटा कि हो सकता है कि कई बार आप कोई कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए 10th के लेवल पे भी कोई एनसेट होता है या कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है। जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम ले लीजिएगा जो जहाँ थोड़ा हाई फाई नॉलेज आपसे पूछ लेगा। हाई फाई का मतलब क्या है बेटा, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज आपसे पूछ लेता है। यानी इसीलिए बेटा थोड़ी बहुत चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, इससे बोर ना हो, ठीक है। ये आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि जब आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बेटा जब आप 11th में जाओगे तो देखोगे जो जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है ना, आपको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाएंगी एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। क्लियर है जी? तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो इसे बोदर नहीं होना है। क्लियर है जी? चलिए आइए आज हम पूरी तरह से 2 फाइलम को पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला फाइलम दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड देन वी विल स्टडी द मोलस्का। क्लियर है जी? चलिए बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर है जी? देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है बेटा ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ऑर्थोस एंड पोडा। ठीक है जी? ऑर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा मीन्स होता है बेटा लेग्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी के अंदर में क्या होगा बेटा, ज्वाइंटेड लेग्स होगा। ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है। देखिए ऑर्थोपोडा इज फॉर्म बाय 2 वर्ड्स, ऑर्थोस एंड पोडा। ऑर्थोस का मतलब ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स क्या होगा बेटा जी, लेग। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को बेटा। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें कहता है जितना भी फाइलम है, जितने भी फाइलम है आपके इसमें एनिमेलिया में पढ़ते कहां से रहे, पोरीफेरा पढ़ रहे हैं ना, पोरीफेरा जिसको स्पॉन्जेस भी बोलते थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब जितने भी है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, जितने भी हम पढ़ने वाले हैं और भी, ठीक है जी, कोरडेटा वाले भी, उन सभी में से सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा नंबर में कहेंगे लार्जेस्ट फाइलम जो होगा वो है बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी जितने भी एनिमल प्रजाति है बेटा जी उनमें से 80% इंसेक्ट है। बेसिकली आर्थ्रोपोडा के अंदर में इंसेक्ट ही आती हैं। तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट नोन फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है जी? इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। 80% ऑफ ऑल स्पीसीज क्या होती हैं बेटा, इंसेक्ट होती हैं। और क्लियर है जी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बताना है क्या? पिछले में भी ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें ऑर्गन सिस्टम बन चुके थे। बाइलेटरल सिमेट्री होगी बेटा जी। बाइलेटरल का मतलब समझ ही गए होंगे, जिसको केवल एक प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में काटा जा सकता है, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ये, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर्स इसके अंदर में पाई जाएगी। और ये सेगमेंटेड होगा, यानी बेटा लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। इस तरह से पढ़ा था हमने ना एनिलिडा में। तो इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा। पूरे जितने भी फाइलम हैं उनमें से 2 फाइलम ऐसे हैं जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। पहला था बेटा एनिलिडा और दूसरा अभी हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा। इन दोनों के बॉडी के अंदर में सेगमेंट पाया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेगमेंटेड। क्लियर है जी? अब जब हम बात करेंगे बेटा पूरी बॉडी का, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे ऊपर क्या है, हेड है, देन देयर विल बी नेक, देन देयर विल बी थोरेक्स, देन देयर विल बी एब्डोमेन और सबसे लास्ट में नीचे लेग्स होंगे। क्लियर है जी? तो बेटा इसी तरह से जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट्स और या आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करेंगे तो इनका पूरा जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं बेटा हेड, देन देयर विल बी थोरेक्स एंड देन देयर विल बी एब्डोमेन। जैसे
मैं अगर मान लीजिए एक छोटा सा एक कॉकरोच बनाता हूं, ठीक है जी, ठीक है, सबसे ऊपर ये क्या हो गया, हेड हो गया, थोड़ा सा ये ऊपर वाला पार्ट हो गया थोरेक्स, और ये आपका एब्डोमेन, ठीक है जी, और ज्वाइंटेड लेग्स होंगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं इधर इधर, ये सब ज्वाइंटेड, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, बेसिकली 3 पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, जब आप पढ़ेंगे थोड़ा बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने पेयर होते हैं बेटा, तो 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर में, 1 2 3 इधर कर दिया और इधर कर दिया, 3 पेयर यानी कि 6, ठीक है जी, ज्वाइंटेड लेग्स, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स इनके अंदर में पाए जाते हैं। तो आपको याद करना है कि बॉडी डिस्टिंक्टली किन हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। और भैया वही एब्डोमेन वाला और थोरेक्स वाले के आसपास का जो रीजन होगा वहां पे अटैच होगा ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, कितने, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स इसके अंदर में पाए जाते हैं। ऊपर जब आप देखोगे बेटा तो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, ये क्या है बेटा जी, इनकी बॉडी के अंदर में, दैट इज आई, और इनके अंदर में जो आई होती है बेसिकली वो 2 तरह की पाई जाती है, एक होती है कंपाउंड आई और एक होती है सिंपल आई। जो हमारी आई है सिंपल आई है। कंपाउंड आई ऐसी आई होती है बेटा जो रोटेट करके 360 व्यू देख सकती है, ध्यान से सुनिएगा, 360 व्यू देख सकती है। तो आप इतना याद कर लें कि इनमें आई जो होती है 2 प्रकार की होगी, दिख रहा है आई, कंपाउंड आई, और क्या होगा बेटा जी, दूसरा सिंपल आई। इसके ऊपर में, बॉडी के ऊपर में यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये होगा बेटा एंटीना। ये जो एंटीना होते हैं बेटा ये सेंस करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जैसे मान लो वो रास्ते में जा रहा है, एंटीना ने सिग्नल भेजा, आगे कोई ऑब्स्टेकल है, किसी कोई शिकारी है, तो तुरंत वहां से वो रास्ता चेंज कर लेती है। आप सिंपल किसी इंसेक्ट में भी देखिएगा तो बेटा जैसे ही आप कोई कहीं से इंसेक्ट जा रही है बहुत सारी, आप एक पैर रख दीजिएगा बीच में, तो बेटा वो तुरंत आपके पैर पे नहीं चढ़ती, वो तुरंत रास्ता डाइवर्ट करके निकल लेती है। ऐसा कैसे पता चलता है भाई, ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि उनके हेड पे टेंटिकल्स लगे होते हैं जो एक सिग्नल भेजते हैं और उससे उनको पता चल जाता है, सेंस कर लेते हैं कि आगे कोई ना कोई खतरा है, ऑब्स्टिकल है, इसलिए वो रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से चली जाती है। याद रहेगा। तो 2 सेंसरी ऑर्गन्स का जिक्र किया गया है। सबसे ऊपर ये दिख रहा है टेंटिकल्स, जो कि सेंसेशन में मदद करेगा, प्रीडेटर से बचाएगा, और ये भी बताएगा कि हाँ भैया शिकारी हमारा कितना दूर है या फिर फूड कितना दूर है, उनकी मदद से, वो टेंटिकल्स की मदद से जान सकते हैं। साथ साथ में 2 प्रकार की आई होंगी इनके अंदर में, कंपाउंड आई, और बेसिकली देखने का ही काम करेंगे ना भाई, आई, कंपाउंड आई और सिंपल आई। क्लियर है जी। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना एंड देन यहाँ लिखा हुआ बेटा आई 2 प्रकार की होगी, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई आर प्रेजेंट। जो इनकी बॉडी होती है ना बेटा, बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी का आउटर कवरिंग जो होता है, जैसे मान लो जब देखते हो तो ये इनकी आउटर कवरिंग, जो पीछ वाला पार्ट आपको दिखता है, जो डोर्सल पार्ट जो आपको दिखता है, वो एक हार्ड एक्सोस्केलेटन से बना होता है। ये पूछा जाता है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को जरा गौर से लिखिएगा। जो ऑर्थोपोडा होती है बेटा या होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है एक हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा काइटिन, CHITIN, हार्ड एक्सोस्केलेटन से बनी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा काइटिन, CHITIN। याद कर लीजिएगा। इनकी जो बॉडी की आउटर बॉडी कवरिंग होती है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन, यानी एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उनके बहुत ही हार्ड होती है। किस चीज से बनी होती है, हार्ड एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना होगा, काइटिन। भैया काइटिन हमने एक और जगह पढ़ा था, चिटिन या काइटिन, फंगाई की सेल वॉल, याद है, वो भी काफी क्या होती थी, हार्ड होती थी। तो इनकी जो आउटर कवरिंग है वो भी काफी हार्ड होती है, क्योंकि वो किस चीज से बनी होती है बेटा, एक्सोस्केलेटन बना होगा काइटिन से। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन करने के लिए बेसिकली हम बोलेंगे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं बेटा जी, तो एक्सक्रीशन कर पाते हैं। जैसे पिछले में मैंने बताया था कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके एनेलिडा में था, दैट इज आई थिंक नेफ्रिडिया, बताया होगा आपको, एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया।
तो यहाँ पे जो आपके ऑर्थोपोडा होंगे इनके अंदर में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जहां से एक्सक्रीशन किया जाता है, दैट इज नोन एज मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। सो एक्सक्रीशन होता है बाय द हेल्प ऑफ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। नेक्स्ट देखेंगे बेटा जो दे रखा है दैट इज मोस्टली डायोसियस। डायोसियस का मतलब मैंने बताया ही हुआ है आपको बेटा, मेल वाले के पास में मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल जो होगा या फीमेल जो होगी उसके पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? यानी एक ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स नहीं है, दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट होंगे, उनको बोलते हैं डायोसियस। क्लियर है जी? दे आर मोस्टली ओविपेरस। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओविपेरस का मतलब बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम लोग हैं बेटा, तो हम लोग यंग वन को बर्थ देते हैं तो हम लोग कहलाते हैं क्या बेटा जी? विविपेरस। जो डायरेक्ट गिव बर्थ करते हैं टू द यंग वन दैट इज नोन एज विविपेरस। क्लियर है जी? लेकिन बेटा जी जो ऑर्गेनिज्म पहले अंडा देते हैं फिर अंडे में से आपका मेटामॉर्फोसिस होता है और निकलता है जो भी उसका आएगा, जो भी छोटा सिल्कवर्म आए, आपका एपिक्स इंडिका आए, यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हनी बी की बात कर रहे हैं, कुछ भी होगा, लेकिन पहले ये क्या देते हैं बेटा? अंडे देते हैं। तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओविपेरस। दे आर मोस्टली ओविपेरस। दे आर मोस्टली ओविपेरस। क्या बेटा जी? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को। और इशारों में आपकी एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही है। देयर इज एन सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई किसमें बेटा? ऑर्थोपोडा में। यहाँ जो ऑर्थोपोडा है बेटा जी, ये इनके अंदर में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा जी? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बेसिकली ये जो ऑर्थोपोड्स होते हैं इनके अंदर या इनके लिए अगर आप बात करेंगे तो ऑर्थोपोडा के अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ओपन, ओपन मतलब क्या है? खुला खुला। क्या है बेटा जी? देखो बेटा खुला खुला नहीं है, शौच करने नहीं जाना खुले खुले में, ठीक है जी? खुला खुला का मतलब क्या है बेटा जी? जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर में जब ब्लड, मेरे अंदर में जैसे मेरे अंदर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। हार्ट जो पंप करता है ब्लड को तो वो वेसल्स के माध्यम से यानी कि आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से बॉडी में ट्रेवल करता है। क्लियर है जी? लेकिन क्योंकि हमारे अंदर में आर्टरीज, वेन्स यानी ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जब बात आती है बेटा ऑर्थोपोडा की तो यहाँ पे जो ब्लड होगा, हार्ट होगा, वो डायरेक्टली पंप कर देगा ब्लड को अराउंड द ऑर्गन्स या अराउंड द टिश्यू, यानी टिश्यू उसमें उस ब्लड में पूरी अच्छी तरह से नहाएंगे। क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। क्लियर है जी? तो यहाँ पे कोई वेसल नहीं है, या अगर मैं बोलूं इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात बोलता हूं। क्लियर है जी? तो मैंने जैसे बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, तो ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो बेटा ब्लड फ्लो करेगा ओपनली। भैया हार्ट से फट से ब्लड बाहर आ गया, भाई कोई वेन तो है ही नहीं ना, कोई आर्टरीज तो है नहीं ना, फट से बाहर आ गया। और वहीं आसपास में ऑर्गन है तो ऑर्गन क्या करेंगे? नहा लेंगे ना भाई, ऑर्गन टिश्यू यानी उसमें बात कर जाएंगे, फिर डिफ्यूजन के माध्यम से फिर हार्ट में जाता है, फिर बाहर आता है, इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम इन विच ब्लड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यानी ब्लड इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वेसल बट ब्लड इज फ्लोइंग ओपनली। ठीक है? वो डायरेक्टली पंप कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा इनटू द कहाँ बेटा? बॉडी कैविटी। ठीक है जी? जिसको हम लोग सिलोम भी कहते हैं। तो ये इसमें तो सिलोम तो होगा भैया, सिलोम में ऑब्वियसली ये जो लार्जेस्ट फाइलम है इसमें भी सिलोम पाया जाता है, सिलोम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लियर है जी? तो बॉडी कैविटी में ये
पूरी तरह से स्प्रेड कर देता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा it is a type of system in which blood flows openly around the tissue or organ, so tissue and organ are in डायरेक्ट कंटेक्ट। क्या होंगे बेटा जी? एकदम डायरेक्ट कंटेक्ट में होंगे, डायरेक्ट कंटेक्ट विथ बॉडी टिश्यू। यानी बेटा जी जितनी भी टिश्यू होंगी, ऑर्गन होगा, वो डायरेक्ट कंटेक्ट होंगी विथ ब्लड, ब्लड के डायरेक्ट कंटेक्ट में होती हैं। इसको बोला जाता है बेटा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने यहाँ एक चीज बनाई है, जरा देखिए, ये है हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन होगा। देखिए जो ब्लड इनके अंदर में फ्लो करता है, ठीक है जी, जो ब्लड इनके इनसाइड में फ्लो करता है, इनकी बॉडी में फ्लो करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ हार्ट में आएगा, हार्ट क्या करेगा? हार्ट इसको डायरेक्टली पंप कर देगा इनटू द साइनस, यानी कि बेसिकली जो आसपास के ऑर्गन होंगे, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं साइनस। एंड हीमोलिम्फ को डायरेक्टली किसके सराउंडिंग में भेज देगा? ऑर्गन और टिश्यू के सराउंडिंग में भेज देगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए ये कोई हार्ट है, तो याद रखिएगा जो इसमें ब्लड फ्लो कर देगा, हमारे अंदर में लिम्फ होती है, लेकिन इनके अंदर में क्या है? हीमोलिम्फ। ठीक है जी, ये मान लीजिए हार्ट हो गया, ये आपका हीमोलिम्फ हो गया। जो इनके अंदर में जो ब्लड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ में बेसिकली वही होता है, प्लाज्मा होता है जैसे हमारे अंदर में होगा, और कुछ हीमेटोसाइट्स यानी कि हीम लाइक हीम कंटेनिंग सेल्स होती हैं। तो हीमोलिम्फ में क्या होगा? एक तो होगा प्लाज्मा और हीमेटोसाइट्स यानी कि हीम कंटेनिंग सेल्स होंगी। ठीक है, अब ये हार्ट है, जैसे मान लीजिए मैं यहां बना लेता हूं एक बड़ा सा, ये है कॉकरोच बना लेता हूं। थोड़ा ज्यादा बड़ा ही बना लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका हेड हो गया, ये इसका एंटीना हो गया। दिख रहा है जी कितना बड़ा है? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो बेटा हार्ट, हीमोलिम्फ हार्ट के पास गया, हार्ट ने इसको पंप कर दिया। अब यहाँ पे ये जो बाहर वाली वॉल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल। क्लियर है जी? और मान लीजिए ये पास में है बेटा जी, ये गट है, ये क्या है बेटा जी? गट है, गट या एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? सीलोम। क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं बेटा जी सीलोम। बेटा ये जो सीलोम है पूरी तरह से भरा होगा हीमोलिम्फ से। किससे भरा होगा? दिख रहा है आपको? दिख भी रहा होगा, ये पूरी तरह से भरा होगा हीमोलिम्फ से। क्लियर है जी? तो जो ब्लड आपके सीलोम में, यानी सीलोम पूरी तरह से किस चीज से भरा हुआ है बेटा? ब्लड से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हीमोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? हीमोसील, यानी सीलोम फिल्ड विथ ब्लड। सीलोम क्या है? फिल्ड विथ ब्लड। तो इसके अंदर में सीलोम पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ है,
इसको हम लोग बोलते हैं हीमोसील कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा जी? हीमोसील कैविटी, याद रखिएगा, हीमोसील कैविटी। द सीलोमिक कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हीमोसील कैविटी। क्लियर है जी? तो आपको देखेंगे, जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट में क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा ऑर्गन है, यहाँ कोई दूसरी टिश्यू है, ठीक है जी, मान लीजिए ये टिश्यू ही है, क्या है? टिश्यू है, ये कोई ऑर्गन है मान लीजिए। तो हार्ट क्या करेगा? डायरेक्टली इस हीमोलिम्फ को पंप कर देगा इसकी सराउंडिंग में, ठीक है, और ये आसपास का जो खाली एरिया है उसमें भी। तो यही मैंने लिखा है, हीमोलिम्फ, हार्ट इस हीमोलिम्फ को, जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज नोन एज द हीमोलिम्फ, उसको डायरेक्टली पंप कर देगा खाली जगह में। तो ये जो खाली वाली जगह है दैट इज नोन एज साइनस, जहाँ पे कोई टिश्यू और ऑर्गन नहीं है, वहां पे भी फ्लो आपका बेसिकली क्या होगा? वही हीमोलिम्फ होगी। और हीमोलिम्फ सराउंडिंग द ऑर्गन और टिश्यू, देखो ये ऑर्गन है, ये टिश्यू है, इसके अराउंडिंग में भी अराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग में भी ब्लड मौजूद है, हीमोलिम्फ मौजूद है, ठीक है। तो यही मैंने दिखाया है, हीमोलिम्फ को हार्ट डायरेक्टली पंप कर देगा किसमें? आपके खाली वाली जगह में या फिर सराउंडिंग टिश्यू या ऑर्गन में। दैट्स वाई यहाँ पे जो भी आपका टिश्यू होगा, जो भी आपका ऑर्गन होगा, वो क्या कर रहा है बेटा? चारों तरफ से ढका हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किस चीज से बेटा जी? किस चीज से? हीमोलिम्फ से। यानी इनमें तो कोई वेसल है नहीं ना बेटा, इनमें कोई वेसल नहीं है, तो ये डायरेक्टली बात करते हैं, टिश्यू ऑर्गन डायरेक्टली बात कर जाते हैं किसके अंदर में? हीमोलिम्फ के अंदर में। क्लियर है जी? याद रखिएगा इसको, हीमोलिम्फ वो ब्लड है जो इसके अंदर में फ्लो कर रहा है। हीमोसील किसको बोल रहे हैं? कैविटी, जो बॉडी जो सिलोम है, सिलोमिक कैविटी ब्लड से भरी हुई है, तो उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हीमोसील बोल रहे हैं। क्लियर है जी? इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं या ब्लड वेसल्स लेस डेवलप होंगी। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड वेसल्स। यहाँ पे वेसल नहीं है, यहाँ पे आर्टरीज, वेंस नहीं है, सो जो भी ब्लड निकलेगा डायरेक्टली चला जाएगा आपके टिश्यू और ऑर्गन के पास में, दैट्स ओपनली जाएगा, किसी के माध्यम से नहीं जाएगा, किसी ट्यूब से नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात को नोट करिएगा बेटा, फिर हम बेसिकली 2-4 एग्जांपल हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बेटा जी देखते हैं, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल दैट हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी अबाउट फाइलम ऑर्थोपोडा। देखिए पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी बेटा ये किसी न किसी तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हनी यानी शहद जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हनी बी की मदद से मिलता है ना। यानी जो छत्ता होता है उसके अंदर में हनी ले आके उसको क्या करती है? एक्यूरेट जमा करती है, फिर जैसे वो मैच्योर हो जाता है हम क्या करते हैं? उनको भगा के हनी को निकालते हैं। तो इससे हमें भाई एपिस इंडिका इज बेसिकली द नेम ऑफ इंडियन बी, ठीक है जी। एपिस इंडिका जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन हनी बी। तो ये हनी बी हमें क्या दे रही है बेटा? ये भी आर्थ्रोपोडा में आती है, ये हमें हनी देगी, ठीक है। तो हमारे लिए तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। बॉम्बेक्स मॉरी, बॉम्बेक्स जो मॉरी है बेटा जी, MORI, ये बम्बई वाली नहीं है, बॉम्बेक्स मॉरी इज अ साइंटिफिक नेम फॉर द सिल्क वर्म। तो बेटा ये सिल्क वर्म भी क्या करेगी? सिल्क हमको क्या देगी? सिल्क प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट कुछ इंसेक्ट है। एपिस इंडिका जिससे हमको क्या मिलेगा बेटा? हनी मिलेगा, और बॉम्बेक्स मोरी जिससे आपको सिल्क मिलेगा। कुछ ऐसे भी आपके ऑर्थोपोड्स होंगे, इंसेक्ट होंगे जो बेटा वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है बेटा एक तरह से वाहक। वाहक का मतलब क्या हुआ बेटा? जरा समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी खुद की कंपनी है, क्लियर है जी, मेरे कंपनी में मान लो बिस्किट बन रहा है, तो बेटा मैं उस बिस्किट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मार्केट में। तो बेटा मैं किसका सहारा लेता हूँ? किसका सहारा लूंगा बताइए? तो ऑब्वियसली सहारा लूंगा ट्रांसपोर्ट का, बस और ट्रक का जो भी लेना होगा। तो मैं ट्रक में इस माल को लोड करूंगा और तभी आपके मार्केट में जाकर फैल सकेगी। क्लियर है जी? सिमिलरली इसी तरह से देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी
मलेरिया की बात करो तो मलेरिया बेसिकली जो होता है बेटा वो होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से। लेकिन मान लीजिए एक प्रोटोजोआ किसी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में है, ठीक है जी, उस प्रोटोजोआ को पायर्स करके, जैसे ही आपका मस्क्यूटो बैठेगा इसके ऊपर, वो उसको हमारे स्किन को पायर्स करके अंदर तक जाता है, देन वो प्रोटोजोआ उसके गट में चला जाएगा और फिर वही मस्क्यूटो किसी और को काटेगा, तब उसको मलेरिया होती है। याद रखिएगा मलेरिया किसी मस्क्यूटो से नहीं होती है। भाई मस्क्यूटो ने क्या किया, एक जगह एक व्यक्ति को हुआ था उससे लिया और दूसरे जगह प्रोटोजोआ को ट्रांसफर कर दिया, तब जाकर उसमें मलेरिया हुआ। तो बेटा ये काम क्या कर रहा है, एक जगह से उठा रहा है दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, यानी इसको बोलते हैं वाहक या वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बीमारियों को फैलाने के लिए। जैसे एनाफिलिस मस्क्यूटो किसको फैलाता है, मलेरिया को। क्यूलेक्स किसको फैलाता है, एलिफेंटियासिस को। एजिस किसको फैलाता है बेटा, डेंगू को फैलाता है। क्लियर है जी। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं आपके। प्रॉन, इट इज आल्सो नोन एज द पैलामियन स्कॉर्पियन, यार ये गजब है। पहला पैलामेनियस बोल देंगे। स्पाइडर, एरानिया, कॉकरोच इज आल्सो नोन एज द पेरिप्लिनाटा, बटरफ्लाई इज आल्सो नोन एज द रोफेलोसेरा, सेंटीपेड इज आल्सो नोन एज द स्कोलोपेंडेरा और हाउस फ्लाई दैट इज नोन एज द मुस्का डोमेस्टिका। ये कुछ एग्जांपल आपके ऑर्थोपोडा के दे रखे हैं। स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, बिच्छू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैलामेनियस भी बोलते हैं, पैलामेनियस भी बोल सकते हैं। क्लियर है जी। सो ये आपका था अबाउट ऑर्थोपोडा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, दैट इज ऑर्थोपोडा के बाद क्या आएगा, मोलस्का। क्लियर है जी। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट फाइलम दैट इज नोन एज द फाइलम मोलस्का। बेटा अभी हमने पढ़ा था क्या, फाइलम ऑर्थोपोडा। वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया में। उसके बाद में अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया, तो आपको याद रखना बेटा सेकेंड पे होगा मोलस्का। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इनके अंदर में सिलोम तो होगा बेटा, सिलोम प्रेजेंट होगा, लेकिन जो सिलोमिक कैविटी होगी ना वो थोड़ी बहुत कम होगी, रिड्यूस्ड होगी। सिलोम प्रेजेंट बट सिलोमिक कैविटी थोड़ी बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक भैया जी, क्या मतलब हुआ, तीनों जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बार बार बताऊं क्या, बाइलेटरल सिमेट्रिक, केवल एक ही प्लेन होगा जो इसको दो हिस्सों में बांट सकता है, दो इक्वल हिस्सों में बांट सकता है, दैट इज नोन एज द बाइलेटरल सिमेट्रिक। क्लियर है जी। नेक्स्ट, जो भी मोलस्कस होते हैं वो दोनों जगह पाए जा सकते हैं, यानी लैंड के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं और बेटा जी कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। सो मोलस्कस आर टेरिस्ट्रायल, यानी टेरिस्टेरियल का मतलब क्या हुआ बेटा, लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं और एक्वेटिक, और एक्वेटिक के अंदर में भी दोनों जगह, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, यानी कि छोटी मोटी नदियां, लैंड जैसे कि क्या हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, इनमें भी पाई जाएगी, और मैराइन वाटर यानी कि ओशियंस के अंदर में भी पाया जाएगा। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। ये तो बता ही चुका हूं बेटा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है जी। यहां भी ओपन, यहां जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वो ओपन होगा, जैसे कि ऑर्थोपोडा में था, सेम वैसे ही। क्लियर है जी। लेकिन यहाँ पे किडनी की तरह, जैसे हमारे में जो एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन मदद करता है वो किडनी होता है, तो यहाँ पे किडनी तो नहीं है, लेकिन किडनी लाइक ऑर्गन होगा जो मदद करता है एक्सक्रीशन में। सो किडनी लाइक ऑर्गन दैट इज हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन इन केस ऑफ फाइलम मोलस्का। क्लियर है जी। नेक्स्ट,
ये तो बताए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, जैसे अगर पूछे कि ऑर्थोपोडा की जो बॉडी थी उसके एक्सोस्केलेटन काफी हार्ड था, क्योंकि वो किससे बना हुआ था, काइटिन से बना हुआ था। उसी तरह से अगर पूछे कि भैया मोलस्का है, इनकी मोलस्का की जो आउटर कवरिंग होती है ये भी बहुत हार्ड होती है, किस चीज से होती है, तो ये जो हार्ड कवरिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो बाहर वाला सेल होता है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है हार्ड कैल्केरियस सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जो बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे अंडा होता है ना, अंडा की बाहर वाली जो पील्स होती है, कवरिंग होती है, तो काफी हार्ड होती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। क्लियर है जी। सेम ऐसा ही बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड कैल्केरियस सेल, कैल्केरियस सी उसमें भी आ रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट में भी सी है, तो याद रखिएगा हार्ड कैल्केरियस सेल का मतलब हुआ इसकी बॉडी वॉल किस चीज से बनी होगी, बॉडी कवर्ड होगी कैल्शियम कार्बोनेट से। जो बाहर वाली सेल होगी वो बनी होगी किस चीज से बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से। दैट्स वाई इनका कवरिंग भी क्या होगा, हार्ड होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जो इनकी बॉडी होती है ना, बॉडी वो डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में। जैसे ऑर्थोपोडा में क्या था, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। क्लियर है जी। लेकिन यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में। इनके साथ मोलस्का, देयर विल बी हेड, ये पहला हो गया। देयर विल बी मस्कुलर फुट या फीट जो मदद करता है लोकोमोशन में, एंड देयर विल बी द विसरल हम्प। तो यहाँ पे बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। बेटा हम्प आपने सुना होगा, हम जैसे आपने ऊंट देखा, ऊंट के गर्दन के पास में एक उठा हुआ पार्ट होता है ना, उठा हुआ पार्ट जहाँ वाटर को स्टोर करता है, दैट इज नोन एज द हम्प। कुछ वैसा ही हम्प पाया जाता है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनकी बॉडी के अंदर में। और विसरल है, विसरल मतलब अंदर वाला। जैसे हमारे जो भी ऑर्गन्स बाहर अंदर में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी विसरल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बेटा, विसरल ऑर्गन्स। तो ये भी अंदर में इसलिए बोलते हैं विसरल हम्प। तो देखिए इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये नीचे हो गया मस्कुलर फुट, जो कि मदद करेगा किस चीज में बेटा जी, लोकोमोशन में। क्लियर है जी। आगे यहाँ पे देखेंगे ये आपको दिख रहा है बेटा जी, ठीक है। ये है आपका हेड। क्लियर है जी। देन इन हेड के ऊपर लगे होंगे बेटा सेंसरी टेंटिकल्स। क्या लगते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स। आइज तो है ही, आइज तो है। सेंसरी टेंटिकल्स जो मदद करते हैं बेटा सेंस करने में कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, आगे कोई खाने वाली चीज तो नहीं पड़ी है, तो इसकी मदद से ये सेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी टेंटिकल, जो आपके कहाँ मौजूद है बेटा जी, बेसिकली हेड रीजन में। बेटा यहीं पे हेड रीजन के आसपास में यहाँ पे एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग, यानी माउथ होता है, जो माउथ जिसकी वजह से इंजेक्शन करेगा ये खाएगा, ग्रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग, जिसकी मदद से ये ग्रेप्स करेगा, खाना को अपने बॉडी के अंदर में लेगा। सो फाइल लाइक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर फीडिंग, दैट इज नोन एज रेडुला। रेडुला ये मदद करता है बेटा जी किस चीज में, तो ध्यान रखिएगा ये रेडुला मदद करता है फीडिंग में। किस चीज में बेटा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जो फीडिंग में मदद करता है, यानी कि माउथ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज द रेडुला। लिखिएगा इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। भैया क्या बताया, पहले मैंने बताया मस्कुलर फुट जो कि लोकोमोशन के लिए है। हेड के ऊपर क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स, जिसकी वजह से वो सेंस करेगा कि खाना किधर है भैया, कोई इनेमी तो नहीं है, उसको सेंस कर सकता है। फिर वहीं हेड रीजन में यानी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज द रेडुला। क्लियर है जी, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा होगा रेडुला,
ये एक प्रकार का फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन है जो मदद करता है फीडिंग करने में। अब जब इनकी बॉडी को देखें, देखो मस्कुलर फीट हो गया, हेड हो गया, बचा क्या है, विसरल हम्प दिख रहा है ना बेटा। ये जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी बॉडी में, तो यहाँ पे एक उठा हुआ भाग होता है बॉडी के अंदर में, दैट इज नोन एज विसरल हम्प। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसी को हम बोलते हैं बेटा जी विसरल हम्प। ये भाग जो थोड़ा उठा हुआ भाग है, बेसिकली हम्प की तरह है, तो इसको ये उठा हुआ क्यों है बेटा जी, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए ये इसको थोड़ा बल्जिंग करा देते हैं, ऊपर की तरह इलोंगेशन करा देते हैं। कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पाए जाएगा बेटा, तो याद रखिएगा डाइजेस्टिव ऑर्गन, इस पूरे ट्रैक में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन पाए जाएंगे। ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है। कौन कौन से, पहला मैंने लिख दिया डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, चौथा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे कलेक्शन होता है अलग अलग, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये सब एक ही जगह पे मौजूद है। दैट जगह इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उस जगह को, विसरल हम्प। क्या बोलेंगे बेटा जी, विसरल हम्प इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ, क्या बेटा जी, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इन सब का कलेक्शन होता है यहाँ पे विसरल हम्प पे। इस विसरल हम्प के ऊपर में एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेंटल। क्या बोलते हैं बेटा, मेंटल, ठीक है जी। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। ये तो मालूम है ना बेटा, हार्ड कवरिंग जो है यहाँ पे, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आउटर कवरिंग है सबसे बाहर में जो होगी, आउटर कवरिंग जो होगी वो किस चीज से बनी होगी, CaCO3 से बनी होगी। क्लियर है, आउटर वाली तो मालूम है। विसरल हम्प के बाहर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है जी। इस दोनों के बीच में जो ये कैविटी है, ये दिख रहा है, ये खाली खाली जगह दिख रहा है, खाली खाली, ये जो कैविटी है, ये जो दिख रहा है इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी मेंटल कैविटी। क्लियर है जी। इस मेंटल कैविटी में गिल्स पाए जाते हैं। इस मेंटल कैविटी के अंदर में गिल्स पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है। क्लियर है जी, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। क्या मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एक विसरल हम्प होगा, जहाँ पे कलेक्शन होगा बहुत सारे ऑर्गन का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब का कलेक्शन होता है आपके विसरल हम्प में। विसरल हम्प के ऊपर में एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेंटल। क्लियर है जी। तो ये विसरल हम्प को 1 दिखा देता हूँ, मेंटल को 3rd दिखा देता हूँ। इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द, यानी विसरल हम्प और मेंटल, इनके बीच में एक कैविटी है, दैट इज नोन एज द मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में गिल्स होते हैं जो मदद करते हैं एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में। तो पूरी बॉडी डिवाइडेड है 3 हिस्सों में भैया। एक तो हो गया हेड, ये जो दिख रहा है हेड, ये हो गया आपका विसरल हम्प, और ये हो गया मस्कुलर फुट। क्लियर है जी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प में सारे ऑर्गन्स हो गए, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, मेंटल बनेगा। और किसके ऊपर है मेंटल, विसरल हम्प के ऊपर ही है। कैविटी फाउंड बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। इन दोनों के बीच में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में है गिल्स, जो मदद कर रहा है रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में। क्लियर है जी।
इतनी सारी चीजें आपको जानना होगा जब आप मोलस्का पढ़ रहे होंगे तो। क्लियर है जी। नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनके कॉमन नेम नहीं दे रखे हैं लेकिन कॉमन नेम पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने कॉमन नेम भी लिख दिया। जैसे काइटोन या चीटोन, काइटोन दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैटोप्ल्यूरा। क्या बोलते हैं? कैटोप्ल्यूरा, कैटोप्ल्यूरा या काइटोन। काइटोन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैटोप्ल्यूरा, इज बेसिकली उसका कॉमन नेम होगा। पाइला, पाइला इज आल्सो नोन एज एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाएगा। ऑक्टोपस जिसको हम लोग डेविल फिश के नाम से जानते हैं। सीपिया जिसको हम लोग जानते हैं बेटा कटल फिश, कैटल फिश नहीं कटल, CUTTLE, कटल फिश के नाम से। और यूनियो जिसको म्यूजल्स के नाम से भी जाना जाता है। सो ये बेटा आपका 2 फाइलम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा चीजें बताई, जैसे ये चीजें नहीं दे रखा है आपके NCERT में मेंशन नहीं कर रखा है बेटा, आपके लिए मैंने बताया कि आप किसी भी कंपटीशन को अगर फेस करोगे तो वहां आपको बहुत ही जरूरत होगी और बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाटा आपको बताया है। क्लियर है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर काफ़ी अच्छा लगे तो बेटा शेयर जरूर करें ताकि हौसला हमें भी मिलते रहे और भैया हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू ऑल।